हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। लास्ट लेक्चर में बायोटेक्नोलॉजी के कुछ एप्लीकेशंस की बात की थी हमने और उनके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे। एक ट्रेंड सेट करने की कोशिश की थी हमने कि आखिरकार एप्लीकेशन से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उन्हीं ट्रेंड को वापस से कंटिन्यू करते हैं और इसी एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को, उसके आगे की चीज़ों को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फिर सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है थेराप्यूटिक क्लोनिंग। क्या मतलब है इसका, हम जरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, हमें केवल एक चीज़ें पता है कि हमारा जो भी जीन्स है वो किसके अंदर है, वो न्यूक्लियस के अंदर है। इतनी बातें तो फिक्स है ना। सारा का सारा यूकैरियोटिक सेल के अंदर की जीन्स कहाँ होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है। तो हमारे सारे जेनेटिक मटेरियल का लेखा जोखा या फिर चिट्ठा कहाँ पर है, न्यूक्लियस के अंदर में। कोई भी दिक्कत है तो वो न्यूक्लियस के अंदर में। उसी से रिलेटेड ये थेराप्यूटिक क्लोनिंग के ऊपर ये टॉपिक बसा हुआ है। क्या मतलब है इसका? इसमें क्या होता है, सिंपली हम क्या करते हैं कि मान लो कोई भी एक नया सेल डेवलप हुआ है, उसमें से हम उसके न्यूक्लियस को निकाल देंगे और किसी भी दूसरे सोमैटिक सेल के बॉडी का न्यूक्लियस जो कि हेल्दी होगा उसको यहां पर वापस से इन्फ्यूज कर देंगे। ठीक, तो मान लो क्लोनिंग के लिए क्या जरूरत है, एक तो पेरेंट की जरूरत है जिसकी क्लोनिंग हमें करनी है। क्लोनिंग मतलब क्या, ऐसा नहीं होता जैसे कि मूवीज में नहीं दिखाते कि एक मशीन के अंदर एक आदमी खड़ा होता है और फिर दूसरे मशीन से वो दूसरा आदमी निकलता है, उसका क्लोन बन जाता है। वो वाला नहीं। देखो, थेराप्यूटिक क्लोनिंग एकदम डिफरेंट चीज है। इसीलिए ना थेराप्यूटिक क्लोनिंग को बाद में इसका नाम जो है SNCT रख दिया गया, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, क्योंकि लोग बड़ा कंफ्यूज होते थे इन सब चीजों से। यहां पर जैसा कि मैं आपको समझा रहा था, इसमें क्या है, मान लो कि पेरेंट या फिर कोई भी एक सेल है। इस सेल को हमें, मान लो कि कोई एक पेरेंट है, उस पेरेंट की हमें क्लोनिंग करनी है। ठीक, ये कोई जानवर बनाया मैंने जो कि लग नहीं रहा है। ये पूंछ है, ये इसका सिर है और ये इसके 4 पैर हमने दिखा दिए। ठीक है, तो इसकी क्लोनिंग होनी थी। तो इसके किसी भी सेल से हमने, मान लो कहीं का भी सेल हो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसके किसी भी सेल की बात करेंगे उसमें जेनेटिक मटेरियल तो हर सेल के अंदर में रहते हैं। उस सेल से उसका न्यूक्लियस जो है वो निकाल लेंगे। ठीक, और क्या करेंगे कि एक अनफर्टिलाइज्ड एग लेंगे। अनफर्टिलाइज्ड एग मतलब जिसमें अभी तक स्पर्म नहीं आया है। इसमें क्या करेंगे हम, इसका न्यूक्लियस, पहले इसका न्यूक्लियस यहां से जो भी है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बाहर निकाल देंगे। मतलब कि यहां से ये वाला न्यूक्लियस गायब हो गया। जो जिसकी क्लोनिंग करनी थी उसके किसी भी एक सेल का न्यूक्लियस हमने दूसरे किसी के सेल के न्यूक्लियस में डाल दिया। अब इससे क्या होगा कि जब भी ये सेल डिवाइड होगा, फिर 2 पार्ट, 4 पार्ट, 6 पार्ट, 10 पार्ट, जैसे डिवाइड होते जाएगा वो पता चलेगा कि हाँ भाई ये जैसा था वैसे क्लोनिंग हो गई इसकी, क्योंकि सारे ट्रेट्स जो हैं वो किससे डिराइव किए गए हैं, इससे डिराइव किए गए, इसके पेरेंट से डिराइव किए गए। तो समझो यही है कि किसी भी बॉडी सेल, कोई भी सोमैटिक सेल है, उसके जेनेटिक मटेरियल को, और जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में होता है, इसलिए हम उसका न्यूक्लियस किसी भी अनफर्टिलाइज्ड एग में डाल देंगे और फिर इसको हम लोग कल्चर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के जरिए 4-5 दिन में इसको पहले डेवलप करेंगे। जब एक बार एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा, जब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल इसमें आ जाएगा, तो हम लोग इसको वापस किसी जगह, मतलब किसी एम्ब्रियो में डाल देंगे। मतलब मान लो कि ये गाय थी एक, ठीक, इस गाय का जीन हमने देखा, निकाला और किसी दूसरे गाय के सेल में हमने इसको इन्फ्यूज कर दिया। वापस जब एम्ब्रियोनिक सेल डेवलप होने लगा बाहर ही, तो हमने उस एम्ब्रियो को वापस से किसी गाय के प्लासेंटा में डाल दिया, मतलब गाय के अंदर डाल दिया। तो इससे क्या होगा कि वहां पर अब वो डेवलप हो जाएगा और जो बच्चा पैदा होगा वो इसका क्लोन होगा। कैसे समझोगे इसको, यहां से समझो। इसके लिए ना हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम बात करते हैं जो सबसे पहला मैमल हमने क्लोन किया था, शीप था, जिसका नाम हमने रखा था डॉली। तो डॉली शीप कैसे पैदा हुआ इसके बारे में जरा हम देखते हैं। क्या हुआ कि क्लोनिंग करने की बात कहां से आती है। देखो, ये जो है ये एग सेल है जो कि एडल्ट फीमेल सेल से लिया गया, फीमेल शीप से लिया गया। डोनर देखा गया जिसका क्लोन हमें करना है, तो डोनर ये रहा। इसका सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके किसी भी बॉडी पार्ट्स के सेल के न्यूक्लियस में है।
तो इससे इसका जो भी सेल होगा इससे न्यूक्लियस निकाला गया और इसका एग सेल था। एग सेल में से न्यूक्लियस को पहले रिमूव किया गया, ऐसा वाला एक बन गया सेल। इसमें इस डोनर न्यूक्लियस को इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए से इसको फ्यूज कर दिया गया, तो इसके अंदर न्यूक्लियस चला गया। अब इस फ्यूज्ड सेल को हम लोग नॉर्मली डिवाइड होने के लिए लैब में पूरा वेल फंक्शनड वो पूरा एक लैब होता है उसके अंदर, जहां पर ये सेल आपस में डिवाइड हो सकता है। तो इम्ब्रियो तक वेट करते हैं। जब एक बार इम्ब्रियो बन जाता है तो इस इम्ब्रियो को हम लोग वापस जो भी फोस्टर मदर थी शुरुआत में उसके अंदर प्लेस कर देते हैं, और उसके यूटेरस में प्लेस करने के बाद जब ये नॉर्मली जैसे प्रेगनेंसी होती है इन लोग की वैसे प्रेगनेंसी होगी, और उसके बाद जो भी इम्ब्रियो फाइनली डेवलप होगा एक लैम्ब में, जो कि है डॉली। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्लोनिंग करते हैं। तो क्लोनिंग मतलब कि दोनों तरीके से आप जैसे ये समझते हो, मूवी वाला सीन देख के मत समझ जाना। तो एम्ब्रियोनिक सेल लाइंस जो होते हैं ना वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि डीएनए ओरिजिनली जहां से पहले रहता है उससे लेके हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसलिए इसको पूरे चीज को क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल का न्यूक्लियर का ट्रांसफर हो रहा है एक्चुअल में, और कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए इसको नाम दे दिया गया सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, SNCT। क्योंकि जनरल पब्लिक में ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्लोनिंग का मतलब क्या है कि आदमी एक मशीन में जाता है, दूसरी मशीन से क्लोन होके पूरा इंसान दूसरा निकल जाता है, दोनों साथ साथ बिल्कुल जुड़वा एक जैसे दिखेंगे। तो ऐसा नहीं होता है क्लोनिंग। इसीलिए मिसबिलीफ को दूर करने के लिए इसको सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर थेरेपी बोला गया, थेरेपेटिक क्लोनिंग को, सॉरी। तो व्हाट इज, एक 2017 में एक एप्लीकेशन का एक इसी तरीके से क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। अब किसी को जिसने नहीं पढ़ा होगा इस चीज को वो क्या समझेगा कि भाई ये क्लोनिंग तो हमने पढ़ा था, ये सोमैटिक सेल के न्यूक्लियर को ट्रांसफर करने का क्या मतलब है। कुछ मतलब नहीं है भाई, क्लोनिंग करने का मतलब है और क्या, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स। इसीलिए सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज करते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर हियर। पुराने दौर में चलते हैं, 1999 में आखिरकार वो वाला जो क्वेश्चन 2017 में आया उसका ओरिजिन कैसे हमने ट्रेस किया है। देखो 1999 में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, डॉली वॉज द फर्स्ट क्लोन्ड मैमल, और रीजन डॉली वॉज प्रोड्यूस्ड बाई इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के चलते हम लोग क्लोन्ड मैमल पैदा करते हैं, है ना। तो इसीलिए एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, और डॉली पहली क्लोन्ड मैमल है, इसलिए पहला आंसर जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर और पहले गए, पता चला 1994 में बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल, लेकिन इसका आंसर आज के टाइम से गलत हो गया है। बड़ा यूनिक सा चीज मिला ना। कभी ऐसा हुआ है कि यूपीएससी का आंसर शीट पहले के जमाने में सही रहा हो लेकिन आज के करंट सिनेरियो के हिसाब से गलत हो गया। उन चुनिंदा क्वेश्चंस में से एक स्पेशल क्वेश्चन 1994 का है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लगा, कितना बढ़िया पूछा इन्होंने कि अगर बाल का एक गुच्छा मिल जाए आइंस्टीन का, है ना, साइंटिस्ट मान लो किसी तरीके से कुछ भी करके बाल का गुच्छा अगर खोज लेते हैं, उससे डीएनए एक्सट्रैक्ट करके क्या आइंस्टीन को क्लोन किया जा सकता है, दोबारा आइंस्टीन बना दे। भैया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद जो भी बाकी चीजें उनको डिस्कवर करनी थी, छूट गई थी, वो क्लोन कर देगा उनका। ऐसा हो सकता है। दूसरा एसर्शन था, ये रीजन दिया गया कि डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल ऑफ एन एम्ब्रियो एट एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड टू इंडिविजुअल एग्स which in turn can be implanted into the uterus of a surrogate mother to give birth to a identical offspring। ऐसा हो सकता है। जो भी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को यहां पर समझाया गया है। तो चूंकि उस टाइम पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता था, क्योंकि इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल तो क्या होता है, वो उस टाइम पर 1994 में आया ही नहीं होगा। तो उनको लगा कि भाई जब किसी के बाल से तो हम नहीं बना सकते। मुझे याद आता है मैं बचपन में जब शक्तिमान देखा करता था, तो उसमें एक ऐसा एक बार दिखाया था कि वो शक्तिमान का बाल रहता है, उसमें पता नहीं कितने वजन का वो लोग मतलब छोटे छोटे जैसे ईंट होते हैं ना, वो उस ईंट को पता नहीं कौन से मेटल से उन्होंने बनाया था, वो 50-50 किलो का वो ईंट था। और जैसे तराजू होता है ना जिससे भार तौलते हैं, तो शक्तिमान का एक बाल यहाँ पर लटका दिया गया और उसके बाद ऐसे खूब सारे ब्रिक्स रख दिए गए, लेकिन ये उसका बाल इतना मजबूत था, टूटा ही नहीं। तो फिर डॉक्टर जयकाल ने क्या किया, इसके बाल को निकाला और इससे शक्तिमान का क्लोन बना दिया। ठीक है, उसने क्या क्या यूज किया होगा पता है, यही टेक्नोलॉजी यूज की होगी। तो उस टाइम के लिए तो एकदम साई फाई, हमको पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, लेकिन अब चीजें समझ में आती हैं तो लगता है कि क्या बात है, डॉक्टर जयकॉल उस टाइम पर क्लोनिंग की बात कर रहे थे, अब समझ में आया। तो
उस टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1994 का अगर मैं आंसर बताऊं आपको तो ये असर्शन गलत था, रीजन सही था, डी इसका सही आंसर था। लेकिन आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो ये असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस चीज का। क्यों? देखो रीजन को चलो अच्छा एक तरफ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, DNA extracted from the cell of an embryo at an early stage of development can be transferred to। देखो रीजन, अच्छा मैं इसको फिर से मैं फ्रेम करता हूँ। देखो रीजन में क्या है, इसने यहां पर तो बोला है कि हम कोई भी बॉडीली सेल ले लें, जैसे कि ये हेयर क्या होते हैं, वही प्रोटीन ही तो होते हैं, तो इनके अंदर जो भी सेल वेल होगा उससे तो हम लोग DNA का पूरा गुच्छा, जैसे आज के फॉरेंसिक साइंस में क्या होता है कि अगर गलती से भी किसी चोर का या फिर किसी भी लोग का जो भी कुछ गलत काम करने गए, गलती से भी अगर उनका बाल मिल गया तो समझो वो निपट गया इंसान, वो निकल गया, उसको तो पकड़ ले आना एकदम तय है, क्योंकि उसके जरिए उसका DNA सीक्वेंसिंग कर लेंगे और DNA के जरिए किसी को भी पकड़ सकते हैं हम लोग, क्योंकि सबका तो यूनिक होता है DNA। इसीलिए यहां पर सेम चीज यहां पर देखो, लेकिन मुझे लगता है कि रीजन इसका एग्जैक्टली सही नहीं है, मैं इसके पहले गलत बोल रहा था, क्योंकि यहां पर क्या बोला गया है ना, DNA एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल ऑफ एन एम्ब्रियो, लेकिन यहां पर किसके सेल की बात की गई है, फुली डेवलप्ड सेल की। मतलब यहां पर तो बात की जा रही है कि मल्टीपोटेंट सेल से बना सकते हैं क्या, क्योंकि बाल से क्या, बाल एक मल्टीपोटेंट सेल ही तो होगा। और यहां पर बात कर रहे हैं कि DNA जो है, अगर हम लोग एम्ब्रियोनिक सेल से ले लें, एम्ब्रियोनिक सेल क्या होता है, वो होता है प्लूरीपोटेंट सेल। तो देखा जाए एक तरफ से तो आर तो बिल्कुल सही है, ऐसा हम डेफिनेटली कर सकते हैं, और चूंकि अब हम लोग ए भी कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर ये स्टेटमेंट लिखा होता है कि DNA एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सेल फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी कैन बी ट्रांसफर टू इंडिविजुअल एग्स विच इन टर्न कैन बी इम्प्लांटेड इनटू द यूटरस टू ए सरोगेट मदर, बाकी चीजें बिल्कुल वही कर देते, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता। फिलहाल अभी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। ए भी सही है, आर भी सही है, बस करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, और क्यों एक्सप्लेनेशन नहीं है वो मैंने बता दिया, क्या सही होता वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो 1994 में सोच रहे हो कितना बढ़िया खतरनाक क्वेश्चन पूछा गया था, मजा आ गया इसको पढ़ के। तो सरोगेसी की बात करते हैं। देखो सरोगेसी क्या होता है, नॉर्मल मान लो कि कोई एक इम्पोर्टेंट पेयर है, कपल है, एक ऐसा न्यूली मैरिड कपल है जिसको हाल फिलहाल में पता चला है कि उन लोग के साइड से कुछ एक प्रॉब्लम है, हो सकता है कि मेल काउंटर पार्ट में हो सकता है फीमेल काउंटर पार्ट में हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब ये लोग बच्चे पैदा नहीं कर सकते। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, लेकिन इनकी विश है कि इनके भी बच्चे हों। इसके लिए क्या किया जा सकता है, तो इसके लिए क्या हुआ कि सरोगेसी जो है ना, एक बड़ा ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी सामने आया। इसमें क्या करना था कि हम लोग जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के चलते मान लो कि जो भी पेरेंट हैं, अगर उनको उनके सेल्स में कोई प्रॉब्लम ऐसा तो होगा नहीं, तो उनका एक एग लिया जाएगा फीमेल से, मेल से स्पर्म लिया जाएगा और इसको आर्टिफिशियली फ्यूज किया जाएगा। इसके बाद जब एक बार एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो जाएगा तो उसको, जैसे अभी हम लोग डॉली शीप प्रोड्यूस कर रहे थे ना, समझो सेम उसी तरीके से हम लोग किसी भी थर्ड पर्सन की वूम में या फिर यूटरस में, अगर मैं और प्रेसाइज बायोलॉजिकली बोलूं तो किसी की यूटरस में वापस से प्लेस कर दिया जाएगा, और फिर तीसरी कोई महिला होगी, मतलब एक तो कपल है, एक मेल और एक फीमेल, जिसका नाम ए है और फीमेल का नाम बी है। इन दोनों से मतलब नहीं है, इससे यहां पर हमने एग लिया और इससे हमने यहाँ पर स्पर्म लिया, इसको वापस में फ्यूज किया। इसके बाद हम किसी तीसरे महिला के पास, सी महिला के पास गए और इसके यूटरस में ये वाला हिसाब किताब प्लेस कर दिया। तो जो ये तीसरी महिला है इसको हम लोग बोलते हैं सरोगेट मदर। क्यों? क्योंकि इसने अपने कोख में, अपने यूटरस में इनका बच्चा पाला है 9 महीने तक। इसीलिए क्या होगा, यहां पर इसको बोलेंगे सरोगेट यूटरस, और इसके यूटरस को सरोगेट यूटरस, और इसको बोलेंगे सरोगेट मदर। ठीक है, तो ये है सरोगेसी। सरोगेसी समझ में आ गया? सिंपल सा देखो यहां पर भी लिखा हुआ, बहुत बढ़िया समझाया गया यहां पर कि एक प्रकार का इनफर्टिलिटी ट्रीट करने का सरोगेसी एक इफेक्टिव मेथड है, जिसके अंदर कोई तीसरी महिला किसी दूसरे कपल के बच्चों को 9 महीने तक अपने यूटरस, अपने कोख में रखती है और उसके बाद उसको पैदा करती है, और फिर वापस जो कपल होते हैं ये अपना बच्चा ले जाते हैं। तो इसको बोलते हैं सरोगेट मदर। लेकिन देखो प्रॉब्लम कहां से आई, प्रॉब्लम आती है जब इसको लोग कॉमर्शियलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं।
जैसे मान लो इसको इस तरीके से यूज नहीं कर सकते, मान लो कि दो कपल्स हैं, दोनों वर्किंग है, ठीक, सब कुछ सही है, बस फीमेल को मां नहीं बनना है, मतलब 9 महीने तक उसको ब्लॉकेज नहीं चाहिए। तो उसने क्या किया, किसी भी एक ऐसी गरीब महिला को पकड़ लिया, उसको थोड़े बहुत पैसे दे दिए कि चलो ये लो 20,000, 25,000, 40,000 रुपए ले लो, तुम 9 महीने तक मेरा बच्चा अपने पेट में रख लो, पैदा हो जाएगा, हम वापस ले लेंगे। तो ये 9 महीने से आजाद, बच्चा तो इन्हीं का है, सारा चीजें इन्हीं से होगा, बस कैरी कौन किया, सरोगेट मदर ने। तो इससे क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे। तो ये जो वायलेंस था, मतलब वायलेंस इन द सेंस कि ये जो बिल्कुल अजीब सा काम लोग करने लगे, इसको ब्लॉक करने के लिए यूनियन कैबिनेट ने एक सरोगेसी बिल 2020 बनाया। एक्चुअल में क्या है कि सरोगेसी बिल जो है अच्छे से 2019 में आया था, लोकसभा से पास भी हो गया था, लेकिन राज्यसभा ने उसमें बहुत सारे चेंजेस के लिए रिकमेंडेशन दिए थे अपने, तो इसीलिए राज्यसभा से खारिज हो गया था। अब जो है 2020 में वापस से, अभी मुश्किल से मुझे लगता है कि 5 दिन पहले, 3-4 दिन पहले की बात है, जब ये सरोगेसी रेगुलेशन बिल वापस से टेबल रखा गया, मतलब वापस से प्लेस किया गया, टेबल किया गया है ये। और यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स थी 19 वाले में। 2019 में एक चीज रखी गई थी कि भाई सरोगेट मदर के लिए एक रेस्ट्रिक्शन था कि सरोगेट मदर शुड बी क्लोज रिलेटिव ऑफ द पेरेंट जिसको बच्चे चाहिए। तो इसको अब रिमूव कर दिया गया। क्यों? क्योंकि देखोगे कि ये क्रिटिसिज्म भी तो है ना, कि जरूरी है, मान लो कोई एक वेल रेप्यूटेड फैमिली है, कोई भी मान लो वेल रेप्यूटेड फैमिली, बहुत हाई फाई स्टैंडर्ड वाले हैं, तो उनके रिलेटिव्स भी वैसे ही होंगे, हाई फाई स्टैंडर्ड वाले बिल्कुल। अब उनके रिलेटिव्स तो ऑब्वियस ही बात है ना, किसी अपने रिलेटिव के लिए सरोगेट मदर बनने को तैयार नहीं होंगे, मतलब यूजुअली ऐसा हो सकता है। या फिर एक नॉर्मल फैमिली भी है, उसमें से कोई रिलेटिव अगर सरोगेट मदर बनने के लिए तैयार नहीं हुआ तो क्या करेगा इंसान? तब तो सरोगेसी वाला कोई भी हिसाब किताब बनेगा नहीं ना। इसीलिए इसको हटा दिया गया कि भाई जो भी कपल हैं उनके जरूरी नहीं है कि सरोगेट मदर क्लोज रिलेटिव ही हो, कोई भी हो सकता है। पहला चेंज किया गया, ठीक है। इसी तरीके से राज्यसभा के द्वारा और भी जो भी रिकमेंडेशंस दिए गए थे उन सबको मान लिया गया, इसमें वापस से चेंजेस किए गए। इस बिल के की फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें है कि कोई भी विलिंग महिला है वो सरोगेट मदर बन सकती है, अगर सारे प्रोविजंस वगैरह सब कुछ है वो सही है। तो अगर कोई भी इनफर्टाइल इंडियन कपल है उसके लिए इसमें 2 चीज बहुत ही बढ़िया ऐड की गई कि मान लो कोई विडो है, उसको भी अपना बच्चा चाहिए तो भी वो ऐसा काम कर सकती है। और दूसरा, अगर कोई डाइवोर्स्ड वुमेन है तो वो भी इसका फायदा उठा सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन आया, पहली बात तो इसमें। और दूसरा कि इसमें एक नेशनल सरोगेसी बोर्ड बनाने की बात की गई है। अब इसमें नेशनल सरोगेसी बोर्ड क्या करेगा? वही नॉर्मल जो एक बोर्ड करता है, चीजों को रेगुलेट करना, चीजों को रूल्स रेगुलेशंस फॉर्मुलेट करना। स्टेट सरोगेसी बोर्ड इसी के तर्ज पर बनाया जाएगा और कुछ और एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज स्टेट्स और यूटीज में रख दी जाएंगी, जिसके चलते इस सरोगेसी को हम लोग अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकें, इसका कोई मिसयूज ना कर ले। क्या हो रहा था कि बहुत सारे ऐसे फॉरेन कपल्स इंडिया में आते थे और इंडिया में किसी भी एक पर्टिकुलर, मान लो कि राजस्थान के किसी ट्राइबल एरियाज में चले गए, नॉर्थ ईस्ट के किसी ट्राइबल एरियाज में चले गए, छत्तीसगढ़, ऐसे बेल्ट्स में चले गए जहां पर वो लोग उससे सरोगेसी का काम कराते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था। और वो लोग बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे महिलाओं को इस तरीके से, केवल चंद पैसों के लिए। पता चल रहा है कि एक महिला है वो कॉन्टिन्यूसली अपने पेट में 9 महीने बीतते हैं, उसके बाद 1-2 महीने का रेस्ट, उसके बाद फिर से 9 महीने का बच्चा, फिर 1-2 महीने का रेस्ट, फिर 9 महीने का बच्चा। प्रॉब्लम ये नहीं होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि सरोगेसी में 100% सिक्योरिटी नहीं है। क्यों नहीं है? आप क्या कर रहे हो कि आप बाहर से एम्ब्रियो लेके किसी दूसरे के यूटरस में प्लेस कर रहे हो। बहुत बार हो सकता है कि इसको करते टाइम डॉक्टर से थोड़ी भी सावधानी में चूक हो जाए और जो भी एम्ब्रियो आप किसी दूसरे के यूटरस में प्लेस कर रहे हो उसके सेल्स में, उस एम्ब्रियो में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाए, थोड़ी बहुत डिफॉल्ट आ जाए, हो सकता है कोई एक सेल टूट जाए या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है ना। उसके बाद जो बच्चा पैदा होगा उसमें हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है कि उसका बॉडी थोड़ा आड़ा तिरछा पैदा हो। तो इस तरीके से जब भी ऐसा कुछ भी होता तो जो भी कपल्स होते हैं वो ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। अब जो बच्चा पैदा हुआ है आखिर वो किसके मत्थे जाएगा? कौन उसको देखभाल करेगा? कौन संभालेगा? जो सरोगेट मदर है। सरोगेट मदर के ऊपर अगर ये चीज छोड़ दिया जाए तो सरोगेसी जो है एक तो कॉमर्शियलाइज गलत तरीके से हो ही रहा था, फिर इन बच्चों का होगा क्या? ह्यूमैनिटी के ऊपर क्वेश्चन आया कि नहीं आया? इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए बिल लाया गया है।
इसमें बोला गया है पहले सरोगेट मदर को जो 16 महीने का एक इंश्योरेंस दिया जाता था, उसके अलावा अब जाके 36 महीने मतलब 3 साल का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। कॉमर्शियल सरोगेसी को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर दिया गया है। कोई भी इंसान कॉमर्शियल सरोगेसी नहीं कर सकता है, ठीक है। ये जो ह्यूमन के एम्ब्रियोस का खरीदी बेची ये सब होने लगा था ना, इन सबको कड़ाई से मना किया गया है। एथिकल सरोगेसी नाम की एक चीज है जिसमें कोई भी मैरिड कपल या फिर इंडियन ओरिजिन के मैरिड कपल्स हो या फिर कोई भी सिंगल महिला भारतीय महिला हो। सिंगल भारतीय महिला में कौन कौन सी, या तो वो विडो हो या फिर वो डाइवोर्सी हो, और दोनों केसेस में डाइवोर्सी बिटवीन द एज ऑफ 35 एंड 45 ईयर्स। इस एज में जो भी डाइवोर्सी होगी वो, और या फिर कोई विधवा औरत, उनको ही इन कंडीशंस को फुलफिल करने की बात की, मतलब उनको ही अलाउ किया जाएगा ऐसे सरोगेसी के लिए। बाकी किसी के लिए ये सरोगेसी अलाउड नहीं है, ठीक है। मतलब जो फॉरेन कपल्स फ्रांस से और यूएसए से बहुत सारे लोग आके यहाँ पर ये जो कॉमर्शियल सरोगेसी में इंडिया की महिलाओं को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उसको खत्म कर दिया गया है। मतलब ये कॉमर्शियल सरोगेसी, इस बिल में बोला गया है कि कॉमर्शियल सरोगेसी इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ठीक है, किसी भी फॉर्म में नहीं होगा। ये तो एक बात हो गई सरोगेसी की। देखो इसी के साथ आता है एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी। इसमें क्या करते हैं, एक्चुअल में क्या है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली नेशनल मिशन ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी के अंतर्गत ये टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। बोवाइन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो कि कैटल से रिलेटेड हो, जैसे कि इसमें बेसिकली गाय भैंस इन सब की बात होती है। तो नेशनल मिशन ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी के अंदर एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी चलता है। इस राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मेन एम ये है कि हम लोग को ना इंडिजिनस ब्रीड्स बनाने हैं। जो भी इंडिजिनस ब्रीड होंगी वो हाईली प्रोडक्टिव होंगी, उनको हम लोग कंजर्व करेंगे, उनको हम लोग डेवलप करेंगे और अच्छे से, इस तरीके से बात हो रही है। तो इसके चलते एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी बनाई गई है। अब इसके अंतर्गत करते क्या है, मैं आपको इस पिक्चर के थ्रू समझाता हूं। देखो इसमें क्या होता है, मान लो कि एक हाई ईल्ड डेयरी हर्ड से किसी भी बुल या फिर किसी भी सांड का ऐसा स्पर्म लिया गया, उसको काऊ के अंदर आर्टिफिशियली उस स्पर्म को इंसेमिनेट कर दिया गया, अंदर डाल दिया गया। अब फिर क्या होगा कि इस काऊ के अंदर क्या होगा, जाइगोट फॉर्म होगा। जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो में डेवलप होगा। फिर ये लोग क्या करते हैं, उस एम्ब्रियो को इस गाय से बाहर निकाल देते हैं, इसके यूटेरस से बाहर निकालते हैं, और इस एम्ब्रियो को वो लोग छोटे छोटे कई सारे एम्ब्रियोज में तोड़ते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, ये सबके सब एम्ब्रियोज अपने आप में सेल्फ कैपेबल होते हैं कि ये फिर से पूरा का पूरा रीजनरेट कर जाएंगे। तो इस तरीके से जब इसको डिवाइड कर देते हैं और एम्ब्रियोज जो नए वाले छोटे छोटे बने हैं उसको ये लोग बहुत सारे फोस्टर मदर्स मतलब दूसरे गायों के यूटेरस में प्लेस कर देते हैं। तो मतलब बात एक ही से है, मतलब कि इसका स्पर्म है और इस गाय का एग होगा जो कि आर्टिफिशियली फर्टिलाइज किया गया। उसके बाद एम्ब्रियो बनाया गया। एम्ब्रियो बनने के बाद क्या हुआ, यहां पर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, और इसके चलते जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स वाले एम्ब्रियो थे उनको अलग अलग गायों के यूटेरस में, फोस्टर मदर जिनको बोलते हैं, उनमें उनके यूटेरस में डाल दिया गया। उसके बाद फिर हमें नई नई गायें मिल जाती हैं सबसे। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे इंडिजिनस ब्रीड बनाई गई, जैसे कि साहिवाल, गिर, रेड सिंधी, ओंगोल, देवनी, वेचूर, ऐसे कर करके। तो इस पे क्वेश्चन भी बना है कि ये जो है साहिवाल, गिर, ओंगल, देवनी, दीज आर करेंटली इन न्यूज, दीज टर्म्स आर रिलेटेड टू व्हाट। तो बहुत सारे ऑप्शंस थे, उसमें एक दिया गया था कि ये सब गाय की प्रजातियां हैं, तो वो ऑप्शन सही हो गया था। तो नॉर्मली साहिवाल जो होते हैं उनको बहुत लोग सुने होते हैं, और रेड सिंधी जो होते हैं वो भी बहुत लोग सुने होते हैं। ये जो हमारे इधर साइड में नॉर्थ यूपी, मतलब यूपी वाले, यूपी, एमपी, राजस्थान, इन सब जगह पर ये सब होते हैं। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी समझ में आ गया, मतलब कि जेनेटिक मेरिट का फायदा उठाया जाता है। मतलब कि ये जो एक हाई ईल्ड डेयरी हर्ड से जो ये स्पर्म लिया गया, उससे कितने सारे हम लोगों ने गाय को, मतलब जो भी बछिया होती हैं उनको हमने न्यू काफ को प्रोड्यूस कर दिया। तो ये फायदेमंद है ना, क्योंकि हम इनके क्या बोल सकते हैं कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन तो नहीं बोलेंगे, या फिर हम बोलेंगे कि इंडिजिनस ब्रीड की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर रहे हैं, है कि नहीं। तो बस यही है एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी।
यहाँ पर वापस से उस चीज को समझाया गया दूसरे पिक्चर्स के माध्यम से। फिर इसी तरीके से एक नया कॉन्सेप्ट आता है 3 पेरेंट बेबी का। 3 पेरेंट बेबी भी मोर और लेस सेम चीज है। पहली बार यूके के साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने 3 पेरेंट बेबी को क्रिएट किया। इसमें देखो एक चीज आपको फिर से समझना पड़ेगा, मेरी वो बात याद रखनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। जब मैं बायो टेक्नोलॉजी के चैप्टर में, जब बिल्कुल शुरुआत में जब मैं इसको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा था, तो मैंने आपको बोला था कि भाई देखो, जो डीएनए होता है वो एक पार्ट डीएनए का न्यूक्लियस में होता है और दूसरा पार्ट जो होता है, कुछ पार्ट्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये जो भी हम लोग खाना वाना खाते हैं ना, उससे ये लोग एनर्जी प्रोड्यूस करके हर सेल को देते हैं, यही काम है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी कुछ जीन्स पाए जाते हैं, इनको हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं। मतलब डीएनए पाए जाते हैं, इनको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं। इन डीएनए के छेड़छाड़ से या फिर इसमें कोई भी खराबियां आती हैं तो इससे न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं। न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? न्यूरो डिसऑर्डर्स वो होंगे जिसमें आपका मेंटल बैलेंस सही नहीं होगा, मतलब आप दिमागी रूप से कमजोर हो सकते हैं, आप पागल हो सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। और एक होता है डीजेनरेटिव डिसऑर्डर। डीजेनरेटिव डिसऑर्डर में आपके मोशन, मतलब आपके मूवमेंट पर प्रॉब्लम्स आएंगी। हो सकता है पैर आपका सही ना हो, हाथ अच्छे तरीके से ना वर्क करे, मतलब ऐसा मूवमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के सीक्वेंसिंग में थोड़ी भी गड़बड़ी आती है तो उससे बनते हैं न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। और इसको क्योर करने के लिए 3 पेरेंट बेबी का सहारा लिया जाता है। इस टेक्निक में होता क्या है कि हम लोग बेसिकली किसी थर्ड पर्सन का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डोनेट करते हैं ऐसे कपल्स को जिन कपल्स का माइटोकॉन्ड्रिया सही नहीं होता। स्पेसिफिकली क्या होता है कि जो मदर होती है, उस मदर, मान लो कि ये मदर है, ये फादर है। अब इसमें देखने से पता नहीं चल रहा है कौन मदर है कौन फादर है। बच्चों को देखो, बच्चे को देख के तो लग रहा है कि यही मदर है। ठीक है, तो हो सकता है कि मदर हो। अब इस फोटो में ऐसा कुछ बताया नहीं गया था। तो ये मदर है, ये फादर है, और मान लेते हैं कि ये जो है, इन्होंने अपना माइटोकॉन्ड्रिया इनको दे दिया था, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। उसमें क्या होगा? सेम वही प्रोसेस फिर से कि फ्यूज्ड में, मतलब दोनों प्रोसेस देखो हो सकता है इसमें 3 पेरेंट बेबी में। यहां पर इस डायग्राम में देखना जरा कि एक तो ये तरीका है कि हम लोग क्या करेंगे कि मदर का जो एग है उसको पहले बाहर निकालेंगे, ठीक है। और इसमें जो है, जो ये डोनर है उसके एग से न्यूक्लियस को निकाल लेंगे बाहर, ठीक है। क्योंकि इस पूरे जगह पर, इस पूरे सेल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, तो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि हम सारे माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल के इनके सारे माइटोकॉन्ड्रिया को इधर भर दें। हमें पता है कि जेनेटिक जो पूरा क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो पूरा खेल यहाँ पर भी न्यूक्लियस का ही है। तो ये जो डोनर एग है, इस डोनर एग का जो माइटोकॉन्ड्रिया है बिल्कुल हेल्दी है। यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया रेड कलर से आप देख रहे हो, ये एबनॉर्मल है। क्या होगा कि ये जो डोनर का एग है, मतलब जो थर्ड मदर है वहां पर, उसका सेल लिया जाएगा, ठीक है। उससे न्यूक्लियस को निकाला जाएगा, न्यूक्लियस यहाँ पर निकल गया। और फिर ये जो डोनर मदर है, मतलब जो असली की माँ है, जिसका केवल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए खराब था, उससे न्यूक्लियस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और न्यूक्लियस में ही तो सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। मतलब जो बच्चा पैदा होगा फाइनली वो दिखेगा तो अपने माँ जैसा ही, लेकिन इसका न्यूक्लियस केवल जाएगा बाहर। और जो पूरा फंक्शनल इनका हेल्दी सेल था, जहां पर सारे माइटोकॉन्ड्रियाज वगैरह सब प्रेजेंट थे, इसका न्यूक्लियस लगा दिया जाएगा डोनर के हेल्दी एग में। उसके बाद इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की वजह से फादर का स्पर्म से इसको यहाँ पर फर्टिलाइज किया जाएगा, और बाद में जब ये एम्ब्रियो जैसा डेवलप हो जाएगा तो इसको वापस से माँ के यूटेरस में रख दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो बच्चा पैदा होगा वो इनका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रखेगा, अपने असली वाले माँ का न्यूक्लियस वाला डीएनए रखेगा, और अपने फादर का डीएनए रखेगा। तो कुल मिला के 3 लोगों का डीएनए यूज हो गया है, इसीलिए इसको 3 पेरेंट बेबी बोलते हैं। लेकिन जो भी हमारा आउटलुक होगा या फिर जो भी हमारा ट्रेट होगा, वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के द्वारा अफेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे बच्चा पैदा होगा तो हम इनसे भी वही पूछेंगे कि आंख किस पे गई है, माँ पे गई है कि पिता पे गई है, नाक माँ पे गई है कि पिता पे गई है। इस तरीके से हम लोग अभी भी बोलेंगे, क्योंकि एक्चुअल में मदर और फादर का ही डीएनए इस नए बच्चे के अंदर में है, बस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए चेंज है। और क्यों नहीं? क्योंकि इसको न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर इस माँ को था पहले से ही इसके सेल में। समझ में आ गई बात? तो यहां पर हमने एक और चीज समझा कि हम
माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में बसे हुए प्रॉब्लम्स को भी रिमूव कर सकते हैं न्यूक्लियस के ट्रांसफर से, मतलब इस तरीके से। दूसरा तरीका जो है वो उस तरीके से होगा कि देखो क्या क्या चल रहा है। मदर का एग जो है वो एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया जहां पर था उसको भी स्पर्म से फर्टिलाइज किया गया, और जो डोनर थी उसके एग को भी सेम स्पर्म से, यहां पर सेम स्पर्म मतलब सेम फादर का स्पर्म यहां पर भी, फादर का स्पर्म यहां पर भी, तो आर्टिफिशियली इन दोनों लोग को लैब में फ्यूज कराया गया। ठीक है, यहां पर जो फाइनल न्यूक्लियस बना, मतलब यहां पर 23 पेयर्स इस स्पर्म से आए होंगे और 23 पेयर्स इस सेल में होंगे, इस सेल के न्यूक्लियस में होंगे। इन दोनों को वापस से फ्यूज कर दिया गया। ठीक, और यहां पर भी, यहां पर जो है ये जो 23 पेयर्स ऑफ डीएनए यहां पर आप देख रहे होगे, क्रोमोसोम सॉरी, तो 23 नहीं, 23 केवल, यहां पर 23, यहां पर 23, यहां पर फाइनली 23 पेयर्स बन गए। यहां पर भी फादर के स्पर्म 23 पेयर्स सेम जो ऊपर था, यहां पर जो डोनर मदर थी, तीसरी महिला थी, उसका जो 23 पेयर था उसको भी फ्यूज कराया गया। और जब दोनों इस तरीके से फ्यूज्ड हो गए तब भी हम चाहें तो इनके इस न्यूक्लियस को चेंज कर सकते हैं। पहले में केवल 23 क्रोमोसोम चेंज करने की बात हो रही थी उस न्यूक्लियस में, लेकिन अभी क्या है कि पूरा होल 23 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियस, दोनों तरीके से हो सकता है, याद रखना, 3 पेरेंट बेबी। अब क्या करेंगे, जो फ्यूज्ड एग का न्यूक्लियस है और दोनों ही फ्यूज्ड है, तो इसके माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्टेड है, इसमें हेल्दी हैं, तो इनका जो भी न्यूक्लियस होगा, फर्टिलाइज्ड न्यूक्लियस, उसको निकाल देंगे बाहर, वो डिस्पोज कर दिया, कोई काम का नहीं है। जो इनका फर्टिलाइज्ड न्यूक्लियस होगा वो वापस इधर रखेंगे, एम्ब्रियो तक डेवलप करेंगे, एम्ब्रियो एक बार नॉर्मल हो जाएगा, उसको वापस से यूटेरस में प्लेस कर देंगे। तो दोनों तरीका से हम इसको कर सकते हैं, इधर वे करेक्ट है 3 पेरेंट बेबी के लिए। ठीक है, तो पूरा प्रोसीजर यहीं पर लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कैसे होता है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। यहाँ पर वापस से उस चीज के बारे में और भी फोटोज दी गई हैं, आप इनको आराम से पढ़ना, मोर और लेस बातें वही की गई हैं। ठीक है, फिर कंसर्न क्या है इसका, देखो कंसर्न वही है कि कंट्रोवर्शियल है ये चीज। क्यों? क्योंकि ऑफस्प्रिंग जो भी होगा उसमें 3 पेरेंट्स का डीएनए है, जो कि नेचर के खिलाफ है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होते हैं वो नॉर्मली सेल्स के डीएनए, कोर डीएनए जो होता है उससे डिफरेंट होते हैं, उनका कोई इंपैक्ट नहीं है पर्सनालिटी या आउटलुक में, लेकिन फिर भी एक आप बोलो जेनेटिक डिसीजेज जो होती हैं उनको आप क्योर करने के लिए भले ही इसको अपना लो, लेकिन हो सकता है किसी और पर्पस से भी इसको यूज किया जा सके इन फ्यूचर, तो उसके लिए एक कंसर्न हमेशा से रहता है, कंट्रोवर्सी हमेशा से रहती है। और वापस ये भी है कि जो हम लोग इतनी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं इसका अभी हम लोगों ने कॉन्सिक्वेंस नहीं देखा है। अभी ऐसा कोई भी नहीं है जिसका बच्चा जो है वो 20 साल 25 साल का हो चुका हो 3 पेरेंट बेबी का, फिर हम लोग देखें। क्योंकि जैसे डॉली की बात करें, डॉली जो शीप थी, नॉर्मली देखा जाता है कि शीप का जो एक एवरेज एज है वो 12-13 साल का होता है, 10 से 13 साल ले लो आप, लेकिन जो डॉली शीप थी वो केवल और केवल 5 से 6 साल सर्वाइव कर पाई बस। तो इसलिए देखो प्रॉब्लम्स तो होंगे, ठीक है, क्लोनिंग करने में या फिर ये जो 3 पेरेंट बेबी हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कंसर्न देखो हमेशा है। इवन जो एम्ब्रियोनिक हम लोग ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में देख रहे थे उसमें भी सेम हर जगह एक प्रॉब्लम ये है कि आखिरकार भविष्य क्या होगा। क्योंकि अभी हम लोगों ने रिसर्च स्टार्ट तो किए हैं, लेकिन अभी हर तरीके से हमने उसको हर कंडीशंस में टेस्ट नहीं किया है, उसमें टाइम लगेगा, 15 साल 20 साल 25 साल लगेंगे टाइम, तब जाके हम लोग इन सभी टेक्नोलॉजीज में महारत हासिल करेंगे। फिलहाल हम इनको केवल अपने जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं और एक अपनी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी पढ़ रहे हैं। फिर ह्यूमन एग ग्रोन टू मैच्योरिटी इन लैब, ये एक तीसरा नया तरीका, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग बोल रहे थे कि ह्यूमन एंटीबॉडीज को लैब में बना लिया गया, उसी तरीके से आप ये भी समझो कि एक एग को फुली ग्रोन कर लिया गया। अब इसका मतलब क्या है, देखो नॉर्मली क्या होता है कि आप लोगों ने अपने बायोलॉजी वाले क्लासेस में बचपन में कभी पढ़ा होगा कि जो विमेन के ये मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, इनमें सबसे पहले ओवरी में सबसे पहले ना एक छोटा सेल बनता है, वो बाद में फाइनली फुली ग्रोन एग में कन्वर्ट होता है, तो उसमें पूरा टाइम लगता है, एक पूरा पीरियड रहता है उसका, ठीक है। उस तरीके से देखा जाए तो वहां की बात हो रही है कि इन्होंने क्या किया कि बहुत ही शुरुआती दिनों का जो ओवेरियन टिश्यू था, जब तक कि वो फाइनली फुल्ली मैच्योर एग में डेवलप होता,
देखो जो मेच्योर एग होता है उसी के पास ये कैपेसिटी होती है कि अगर उसको स्पर्म के साथ फ्यूज किया गया हो तभी बच्चा पैदा होगा। लेकिन जो शुरुआती ओवेरियन टिश्यूज होते हैं उनके पास थोड़ी ना ये क्वालिटी होती है या फिर उनके अंदर ये पावर नहीं है। तो अब वही बात ये की जा रही है कि अगर हमें ओवेरियन टिश्यू भी मिल जाए तो हम उसको लैब में फुल्ली मेच्योर ह्यूमन एग में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही न्यूज़ है ये पूरा, ठीक है। सक्सेस रेट और सेफ्टी मेजर्स को इंप्रूव करने के लिए इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन कैंसर पेशेंट्स की फर्टिलिटी पे अगर कभी क्वेश्चन आता है उनके लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। और भी आगे चल के बहुत सारे अलग अलग साइंटिफिक लेवल्स पर टेस्ट होंगे इसके ह्यूमन एग ग्रोन टू मेच्योरिटी इन लैब पे। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा भी हम कर सकते हैं। फिर आता है हमारा अगला टॉपिक, जीन थेरेपी। कैंसर के लिए जीन थेरेपी। देखो हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में एक एनिमेशन देखा था जिसके अंदर हमने ल्यूकेमिया को ट्रीट करके बात की थी। उसमें क्या हुआ था, तो सेम चीज वही चीज जीन थेरेपी उसी को बोल रहे हैं यहाँ पर। जीन थेरेपी बेसिकली क्या है कि हम लोग पेशेंट्स के अंदर से, मान लो कि ल्यूकेमिया हो गया उसको, और उस ल्यूकेमिया से लड़ने के लिए बेसिकली कौन रिस्पॉन्सिबल है, इम्यून सेल्स। और वो इम्यून सेल्स कौन है, टी सेल्स। तो टी सेल्स मान लो प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स इस तादाद में पैदा हो जा रहे हैं कि वो, और व्हाइट ब्लड सेल्स मतलब जो फॉल्टी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो आउट नंबर कर जा रहे हैं किसको, जो हेल्दी व्हाइट ब्लड सेल हैं। तो पता चला कि हमारे बोन मैरो में 2-4 केवल अच्छे वाले व्हाइट ब्लड सेल्स बचे हैं, बाकी सब के सब 100-150 सब खराब वाले व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। तो ये खराब वाले व्हाइट ब्लड सेल्स इम्यूनिटी थोड़ी ना प्रोवाइड करेंगे। यही होता है ल्यूकेमिया। यहां पर क्या होगा कि इन सेल्स को पेशेंट से रिमूव किया जाएगा, ठीक है, इसको लैब में भेजा जाएगा। जो भी प्रॉब्लम है इन टी सेल्स में उसको वापस से रीप्रोग्राम किया जाएगा और उसको पेशेंट्स में फाइनली वापस से छोड़ दिया जाएगा। जो भी वापस से छोड़ा जाने वाला होगा उसमें हम एक बात का श्योरिटी रखेंगे, इस बात को इंश्योर करेंगे कि उसके पास रीजेनरेटिंग कैपेसिटी हो, कि हमने जो भी सैंपल में अभी जो भी 1000-2000 हमने हेल्दी टी सेल्स या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स के डाले हैं वो आपस में टूट टूट के डेवलप होते रहे, ठीक है। तो यहां पर जीन थेरेपी के अंदर यही होता है कि हम क्या करते हैं, जो भी फॉल्टी उनके सेल्स होते हैं उनको निकालते हैं पेशेंट से, लैब में ले जाते हैं, जो भी उनके वायरल वेक्टर्स होते हैं उनको रीप्रोग्राम करते हैं और इस रीप्रोग्रामिंग के बाद उसको वापस से पेशेंट्स में इन्फ्यूज कर देते हैं। तो ये होती है जीन थेरेपी। और इसी तरीके से हम लोग कैंसर भी ट्रीट करते हैं। इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है और कार टी सेल थेरेपी बोलते हैं, कार टी सेल थेरेपी। कार का मतलब है यहां पर काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। तो कार टी सेल थेरेपी या फिर इनको येस्कार्टा और काइमरा इनके नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो भी म्यूटेटेड जीन होती है उसको फंक्शनल जीन के साथ हम लोग बस रिप्लेस कर देते हैं, ठीक। स्विच करने की बात होती है, चेंज करने की बात होती है, बस जीन थेरेपी इसी को बोलते हैं हम। अब इसके बाद देखो यही फोटोज में उसको वापस से रिप्लेस मतलब दिखाया गया कि सबसे पहले क्या होगा कि हम लोग जो भी अफेक्टेड सेल होंगे उनको रिमूव करेंगे पेशेंट से, उनको लैब में ले जाएंगे, जो भी वायरस में अल्टरेशन करनी होगी उन अल्टरेशन को करेंगे। उसके बाद एक नया जीन इंसर्ट कर देंगे जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। उसके बाद जो भी अल्टर्ड वायरस होगा उसको सेल के साथ, पेशेंट के सेल के साथ मिक्स करेंगे। जेनेटिकली अल्टर्ड जब हो जाएगा ये पूरा का पूरा सेल, उस अल्टर्ड सेल को पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा और फिर जो पेशेंट है वो अल्टर्ड सेल को रिप्रोड्यूस करेगा, अपने डिजायर्ड प्रोटीन, हार्मोन जो भी उसको चाहिए था वो उस तरीके से काम करने लगेगा। इसी को बोलते हैं जीन थेरेपी, ठीक है, याद रहेगा हमेशा। ल्यूकेमिया क्या होता है जो हम बात कर रहे थे, देखो ल्यूकेमिया ब्लड सेल्स का कैंसर है, क्योंकि हमें पता है कैंसर बहुत जगह हो सकते हैं। तो समझो जो ब्लड सेल्स वाला खतरा है उसको हम लोग ल्यूकेमिया बोलते हैं। और हमें पता है कि हमारा मोस्ट ऑफ द ब्लड कहाँ बनता है, हमारे बोन मैरो में बनता है। और ल्यूकेमिया के अंदर में क्या होता है कि ऐसे ब्लड सेल्स जो हैं वो इमेच्योर होते हैं और वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं। इसके वजह से जो भी हेल्दी ब्लड सेल्स होते हैं बोन मैरो में उनको प्रॉब्लम होती है अपना फंक्शन करने के लिए और दिन पर दिन उनकी संख्या कम होती जाती है। और जो भी हमारे फॉरेन में
मतलब बाहर की दुनिया में जो भी ऐसा क्राउड है अनहेल्दी वाला, वो धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। 55 साल से ज़्यादा और 15 साल से कम बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा गया है ल्यूकेमिया का केसेस। और बहुत सारे ल्यूकेमिया के टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि ब्लड सेल वाला जो टाइप है उसको ब्लड सेल वाला टाइप बोलेंगे, कैंसर उसका होगा। जैसे कि लिम्फोब्लास्ट में अगर ल्यूकेमिया, वाइट ब्लड सेल्स में अगर ल्यूकेमिया है तो उसको लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया बोलते हैं। और जो वाइट ब्लड सेल्स वाला है कैंसर वो सबसे कॉमन भी है। तो ये बात हमने कर ली किसकी, ल्यूकेमिया की। फिर बात आती है बायोमार्कर की। बायोमार्कर क्या होता है? देखो रिसर्चर्स ने अभी ये बात बोली है कि एक पेप्टाइड मिला है उनको, पेप्टाइड यही बायोमार्कर ही है जो कि अल्जाइमर डिसीज को डिटेक्ट कर सकता है। अल्जाइमर डिसीज क्या होता है? अल्जाइमर डिसीज आपको पता होगा कि ये आपने वो मूवी देखी है गजनी। गजनी में आमिर खान को अल्जाइमर की बीमारी है, जो वो सब कुछ भूल जाता है। इवन अभी हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर, लेट एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को भी ये बताया जा रहा था कि बिल्कुल लास्ट वाले दिनों में उनको भी अल्जाइमर हो गया था, भूलने की बीमारी। और ये ना ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, प्रोग्रेसिवली बढ़ता जाता है एकदम से। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमको शुरुआत में ही पता चल गया कि हाँ ये भूलने की बीमारी चल रही है, तो भी तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर एक बार पता चल गया कि अब तो अल्जाइमर हो गया है, तब उसको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर तो यहाँ पर आइडिया यही रखा गया है कि हम लोग जो भी कॉम्प्लिकेटेड केस होंगे उस पर सबसे पहले मॉलिक्यूलर सिग्नेचर्स लेंगे, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक डिसीज प्रोग्रेशन का अच्छा खासा नॉलेज लेंगे। मतलब किस हिसाब से अल्जाइमर ही है अगर, तो ये अल्जाइमर कितने तेजी से फैल रहा है, ठीक है। अगर ये भूलने की बीमारी है, डायमेंशिया है, तो उसमें कितना % मेमोरी लॉस किस रेट पर हो रहा है, उसके बेसिस पर फिर हम लोग ट्रीट करते हैं। तो बायोमार्कर क्या होते हैं पता है आपको? बायोमार्कर ऐसी पेप्टाइड हैं जो क्या काम करेंगे कि आपको इंडिकेट करेंगे कि हाँ भाई अल्जाइमर हो चुका है, तो अब आप इससे बचो। हो सकता है कि अभी बिल्कुल शुरुआती दिन हो और इससे आप तुरंत के तुरंत बच सकते हो, लेकिन अगर देर की तो फिर दिक्कत हो जाती है। बायोमार्कर हो गया, ठीक है। फिर एक आता है फंक्शनल लिविंग इंक, जिसको हम लोग फ्लिंक बोलते हैं। फ्लिंक क्या है? समझ लो कि एक मटेरियल प्रिंट करने का नया तरीका है। स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट ने इसके बारे में तलाश किया, और ये जो है बहुत सारे बैक्टीरिया से फ्लिंक बनाते हैं ये लोग। फ्लिंक की सहायता से हम लोग को कुछ भी बायोकेमिकल प्रॉपर्टी का अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है वो हम उसको बना सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअल में इंक के जगह पर हम लोग लिविंग सेल्स इनपुट देते हैं, और हम लोग लिविंग सेल से चीज़ों को बनाते हैं। जैसे कि हमने ईयर बना दिया, या फिर अभी तो वो दिन बहुत दूर है कि जब हम लोग हार्ट, लंग्स, ये सारी चीज़ें फ्लिंक से डेवलप कर पाएंगे, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा पोर्शन रिसर्च वगैरह पर्पस के लिए यहाँ पर फंक्शनल लिविंग इंक फ्लिंक जो है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और ये इंक जो है वो कंपैटिबल हाइड्रोजेल से बना होता है, बायोकंपैटिबल हाइड्रोजेल, और इसमें बैक्टीरिया भी होता है जिससे कि वो स्ट्रक्चर प्रॉपर हो पाता है। एक्चुअल में होता यूं है, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जो 3D प्रिंटिंग आपको पता है कि लेयर बाय लेयर प्रिंट करता है। तो मान लो उसने पहला लेयर प्रिंट किया, जब तक ये लिविंग इंक दूसरा वाला लेयर इसके ऊपर डालता है तब तक ये वाला कहीं ना कहीं मूव कर जाता है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ और इधर से श्रिंक, एक्सपैंड, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये अपने कंट्रोल में नहीं है ये चीज, तो दूसरा लेयर के ऊपर ही तो बनाना है। जब यही पहला वाला स्टेबल नहीं है तो हम इसके ऊपर कैसे लेयर बनाएंगे, और फिर ये भी डिस्टॉर्ट होगा, फिर अलग अलग डायमेंशंस में ये डिस्टॉर्ट होंगे, और फिर जो फाइनल प्रोडक्ट जैसा हमें चाहिए था वैसा कुछ भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजेल और ये सारी चीजों का यूज करते हैं फ्लिंक के अंदर। यही कुछ वही सेम चीज लिखा गया है। एक आप इसको भी समझो कि प्लांट्स दैट कैन ग्लो, मतलब कि साइंटिस्ट ने अभी फिलहाल एक नया को एंजाइम ए लूसीफरेज और ल्यूसीफरीन, वो जो जुगनू रात में चमकते हैं वो देखा है आपने? तो उन जुगनुओं में जो फायरफ्लाइज जिनको हम लोग बोलते हैं, उनके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं ल्यूसीफरेज। ल्यूसीफरेज जो है वो ल्यूसीफेरिन के साथ एक मॉलिक्यूल है, उसके साथ एक्ट करता है जिससे कि लाइट एमिट होती है। सेम चीज को रेप्लिकेट करने की बात की गई है प्लांट्स के अंदर में, ठीक है। तो आप जरा इसकी इमेज फटाफट से सर्च करके देखो कि क्या ऐसा प्लांट बन चुका है।
कि जो कि रात में उजाला दे सके। इसका बेसिक मकसद क्या था पता है आपको? क्यों इसको बनाया गया? ताकि हम लोग लाइट के ड्यूरेशन को थोड़ा सा कम कर सके, या फिर जो भी ऐसे पेड़ हैं रात वक्त में स्ट्रीट लैंप हम लोग लगाते हैं, उसके जगह पे हम लोग केवल ऐसे पेड़ पौधे लगा दें, वो अपने आप गली में इन जगहों पर, अलग अलग जगहों पर आराम से लाइट दे रहे हैं। तो इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन हो सकता है। इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी वाला ये लेसन को मैं यहाँ पर पॉज करूँगा, फिर से एक और चैप्टर में बनाता हूँ, उसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ के बाद फिर हम लोग अपने डिफेंस के बारे में पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 3rd यूनिट है वो अपनी। चलो फिर बनाता हूँ, इसको बंद करता हूँ, मैं यहीं पर कट करता हूँ। फिर नेक्स्ट लेक्चर से आपको प्लांट्स दैट कैन ग्लो के बाद वाले लेसन्स को, मेरे हिसाब से शायद करक्यूमिन वाला है, कैंसर वाला है, तो ठीक है जो भी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मैं इसको यहीं पर पॉज करता हूँ। ठीक है, जो भी डाउट्स मन में रहते हैं उसको मन तक मत रहने दो, बाहर निकालो, डिस्कशन पेज पर फटाफट से पूछ लो। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।